अरे कोनिचिवा मीनासा, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 91 मल्टीपल परचेसेस। इस चैप्टर की शुरुआत में ही हमें हेडक्वार्टर के इन्फर्मरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिशा नेजिको की ट्रीटमेंट कर रही थी। तभी उसे कोई आवाज लगाता है। जानका मुड़ कर देखता है, कॉर्वस था। कॉर्वस नेजिको से उसका हालचाल पूछता है, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? अब एलिशा कॉर्वस को नेजिको की कंडीशन के बारे में बताने लग जाती है। मैंने नेजिको को एंटीबायोटिक्स दे दिए हैं, इस वजह से उसके सिम्टम्स स्टेबलाइज हो चुके हैं। ये लगता है जो पॉइजन जैबर ने यूज किया है मड कोबरा का न्यूरोटॉक्सिन है। इसमें गोटाटिव मशरूम्स का भी यूज किया गया है, इस वजह से हेलुसिनेशंस होते हैं। और वो गर्बरली पॉइजन, उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना, पर शायद कुछ ऐसी चीज है जिसे रास्बिस का डाइजेस्टिव फ्लूइड कहा जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्सटेंस के मिक्सचर इंक्लूड है, ऐसा मेरे ग्रैंडमा ने कहा था। ओके, तो जैसे हमें जैबर और नेजुको की फाइट में क्या होता हमें पता है कि उसके एक हाथ में न्यूरोटॉक्सिन और दूसरे हाथ में लावा जैसी चीज मैंने आप लोगों को उस टाइम पर बताई थी, जिसे उसने नया पॉइजन बनाया था। जाबर का जो ऑलरेडी पॉइजन है ये न्यूरोटॉक्सिन, कोबरा और ये हेलुसिनेशन वाले मशरूम का कॉम्बिनेशन है। और ये गिलब्रिज पॉइजन ट्राइजबिस के डाइजेस्टिव फ्लूइड से बना गया था। इसके बारे में ये जाबर खुद भी नहीं जानता था। तो एलिशा की ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद नेजिको अपने कपड़े पहनते हुए ही कहता है, इसमें इतना डिस्गस्टिंग क्या है? वो हर एक पॉइजन मुझ पर जो यूज हुआ था उससे मैं नेचुरली रिकवर हो चुका हूँ। परवस कहता है, इसे ये सुनने में काफी डिस्टर्बिंग लग रहा है, मेरा वाउंड कैसा है? निको कहता है, मैं अभी मूवमेंट कर सकता हूँ, एलिशा की वजह से ही हो पाया है, एलिशा ने मुझे हील कर दिया है। कहता है, सुनकर मुझे बढ़िया लगा, मैं हमेशा की तरह इम्प्रेस भी हो चुका हूँ। यहाँ एलिशा थोड़ा धीरे धीरे ही बात करने लग जाती है, पर अभी भी मेरे पावर को ठीक से यूज नहीं कर पा रही हूँ, तो जानका की रिकवरी होने में और भी थोड़ा टाइम लगने वाला है। अगर मैं अपने पावर को प्रॉपरली यूज कर पाती तो नेजिको जल्दी ठीक हो जाता। आई एम सॉरी जानका। तो नेजिको एलिशा को स्माइल करते हुए कहता है, अरे क्यों? तुमने एक हफ्ते में ये पेट का इतना बड़ा होल हील कर दिया, फिर नाराज होने वाली कौन सी बात है? एलिशा को ऐसा नर्वस देख भी कहता है, ना बढ़िया होता कि एलिशा के भाई ऑगस्ट के पास जितना कॉन्फिडेंस है वैसे 1% भी कॉन्फिडेंस एलिशा के पास होता। फिर भी हमेशा की तरह थैंक यू इशिया। एलिशा नॉट तो करती है, वो दिमाग में कहती है, प्लीज रोना मत, रोना मत। और इधर वो नेजिको से कहने लग जाता है, ओह हाँ जानका, तुम्हारी बहन यहाँ पर आई थी। नेजिको पहले तो ये बात सुन लेता है और फिर एकदम से पैनिक होकर कॉर्वस की तरफ देखने लग जाता है, मतलब पूरे पसीने छूट गए थे बंदे के। पूछता है क्यों? कॉर्वस नेजिको की रिएक्शन देखकर कहता है, अरे चेहरे की रिएक्शन तुम्हारी बातों से तो मैच नहीं कर रहा है। वो कहने लग जाते हैं, वो मैच करेंगी भी क्यों? वो ऐसी औरत है, मैंने उसे कहा कि मैं क्लीनर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ, पता है वो कितना गुस्सा हो गई थी। और अब जब उसे पता चलेगा कि मैं कितना बुरा पिटा हूँ तो टॉन्ट मार मार के मेरी इज्जत का कचरा बना देगी। कॉर्वस यहाँ पर सोचता है उसने उसका गुस्सा और की तरफ कर दिया है। ऑब्वियसली कॉर्वस यहाँ पर इंजन के बारे में सोच रहा था। वैसे पिछले चैप्टर में हमें पता चल चुका है चोका को गिवर्स पसंद नहीं है। लगता है चोका इंजन से कुछ खासी गुस्सा है। मुझे लगा था चोका का इंजन पर क्रश होगा, ये क्या? चोका तो गिवर को हेट करती है, वो खास करके जिन पर गुस्सा है। वो क्यों? हम लोगों को तो पता ही है, जिनने उसके अच्छे खासे टॉपर भाई को अपनी पढ़ाई छोड़कर पैशन फॉलो करने के लिए कहा, और वो तो हमें पता ही है। वैसे चोका इंजन पर इतना गुस्सा क्यों करती है? इसका एक और ओपिनियन मेरे पास है, आपको सही लगे तो सही लगे, ना छोड़ दो, सीरियसली मत लो। देखो बात ये है कि इंजन के सर पर ये तुम्हें स्कार दिखाई दे रहा है, ये स्कार ऐसा नहीं लगता कि जैसे किसी बुलेट के शूट करने का निशान है, वैसे एक बुलेट घिस कर चली गई हो। अब 90 चैप्टर में हमने देखा था चोका का वेपन उसकी गन है, तो पास्ट में ऐसा शायद हो सकता है चोका और इंजन की लड़ाई हुई हो, या फिर पास्ट में ऐसी कुछ मुलाकात हुई हो जहाँ पर ये दोनों लड़ते हुए चोका ने उसे शायद शूट कर दिया हो। ये स्कार उसी का है। फिर इस स्कार की और एक थ्योरी है, मतलब ये मैंने कहीं और पढ़ी थी, जो स्कार है रियो की वजह से। मेरे साथ मांगा फॉलो करते हो, आपको पता ही होगा कि रियो क्लीनर बनने से पहले एक हिटमैन थी। उसने अमेजो को ये भी बताया था, उसने इंजन को वादा किया है कि वो किसी को जान से नहीं मारेंगी। तो ये भी हो सकता है कि इंजन और रियो की पास्ट में लड़ाई हुई हो, और इस लड़ाई में शायद रियो ने जिनकी के साथ जिन को हरा नहीं सकती, तो शायद उसने उसे गन से शूट कर दिया कुल अमेजो की तरह, और शायद इसी वजह से इंजन को ये स्कार आया हो। इसे मांगा में अब तक कुछ बताया नहीं गया है, तो बस मेरा ओपिनियन है। आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइए। तो चैप्टर की तरफ आते हैं। उसकी ये बातें होने के बाद वो थोड़ी देर रुकता है और सोचता है, फेरिएट वो रूदो से मिलना चाहती है, बात ज्यादा सेंस करती है, ऐसा कुछ डेफिनेटली एक हेल गार्ड ही कर सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद नेजुको कहता है, बॉस मैं रूदो के बारे में सोच रहा था, पैर पर कैसे जाए और अमू को कहाँ पर ढूंढे। अगर हम क्लीनर्स अपनी तरीके से ये काम करना चाहे तो मुझे लगता है इन सवालों के जवाब ढूंढने में
थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम इंफॉर्मेशन ब्रोकर से ये बात पूछे, और उसको ये सजेशन पसंद आ जाता है। तब ये इससे पूछने लग जाती है, मैं उस इंफॉर्मेशन ब्रोकर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, ऐसी क्या वजह है, हमने कभी उससे पहले मदद नहीं मांगी। वो बताने लग जाता है, मैंने बस उसके बारे में ये अफवाह सुनी है। अगर इंजन की माने तो वो इंफॉर्मेशन ब्रोकर एक नंबर का सरदर्द है। चच होकर कहती है, इंजन? ही इंजन जो लोगों में उनके स्किल्स ढूंढता है, वही इंजन? रोज यहाँ थोड़ा पीछे मुड़कर ही बात करता है, हाँ वही इंजन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, उसे इंफॉर्मेशन ब्रोकर के पास जाना ही होगा। और हम देखे तो इस रूम का दरवाजा ऐसा ओपन करके एक छोटी सी फ्रेम में से ही अब चेहरा बना कर ही इंजन अभी से पूछता है, कैसे हो कॉर्वस के? और यहाँ कॉर्वस कहता है, शायद यही वजह है कि इंजन ऐसा फेस करके वापस आया है। हमें कुछ देर का सीन दिखाया जाता है कॉर्वस के ऑफिस में, जहाँ कॉर्वस रोदो से कहने लग जाता है, तुम सही हो, हाँ बस मैं ही हूँ जो इंफॉर्मेशन ब्रोकर से कांटेक्ट कर सकता हूँ। बस मैं पूछ रहा हूँ, इस वजह से हमें ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। रुदो तो काफी सीरियसली कॉर्वस की बातें सुन रहा था। इंजन की नजर रुदो पर थी तो कॉर्वस से पूछने लग जाता है, जानना चाहता हूँ ये आदमी कहाँ पर है? और कॉर्वस के टेबल पर झुककर हाथ रखता है और उससे डायरेक्टली ही पूछने लग जाता है, मेरा ये जानना जरूरी है कि मैं स्पेयर पर वापस कैसे जा सकता हूँ, तो वॉचमैन सीरीज क्या है और अम्मू कहाँ पर है? शायद ये आदमी मुझे इस सब के बारे में बता सकता है, तो मुझे इसके बारे में जानना है। तो सीरियसली कॉर्वस की तरफ देखता है। कॉर्वस भी रुदो को देखकर थोड़ा स्माइल करता है, बस थोड़ा उसे टीज करता है तुम ऐसी पावर फोर्स हो से हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस इंफॉर्मेशन ब्रोकर का नाम कुरो है और ये सच भी है कि उसके पास इंफॉर्मेशन का ऐसा खजाना है जिससे वो राउंड पर किसी को भी और कुछ भी खरीद सकता है। पर बात यह है, वो कोई वजह है कि लोग इस इंफॉर्मेशन ब्रोकर के पास नहीं जाते, और वो वजह है उसकी कीमत। रुदो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। आपका मतलब पैसा? कॉर्वस बताता है, जरूरी नहीं, अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग कीमत होती है। कभी कभार कम कीमत जैसे कि पैसा, कभी कभार कोई हेवी कीमत चुकानी पड़ती है जिससे कभी मौत का भी सामना हो सकता है। तो रुदो, मैं चाहता हूँ मुझसे बस एक ही सवाल खरीद सकते हो। अगर तुमने उससे ज्यादा पूछने की कोशिश की, उसकी कीमत तुम्हारे साथ गए हुए क्लीनर्स को चुकानी पड़ेगी। जट कहने लग जाता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, जो चाहे कीमत चुका सकता हूँ। रुदो कहता है, नहीं बस एक। और फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि कट टू हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है। कोई और एक टाउन था जहाँ के एक बड़े से दीवार के यहाँ एक बड़ी सी पाइप हमें दिखाई जाती है। इस पाइप में एक लड़की बैठी हुई थी और इस लड़की के सामने कोई आदमी बैठा हुआ था। ये हरामी आदमी की को आवाज लगाता है, हे मिसी, तुम्हारी जैसी लड़की इस जगह पर कैसे आ गई? सुनो भी, इसी जगह पर ऐसे अकेले बैठना कोई मजा नहीं आ रहा होगा। हेलो, क्या तुम सुन रही हो? क्या तुम मेरी बातें सुन रही हो? हे मिस, तो यहाँ इस लड़की को देखे तो ये अपनी आंखें राइट कर लेती है, मतलब अपनी जिन की यूज कर रही है। शायद इसके ये हेडफोन इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट होगा। ये लड़की अपनी उंगली से इस आदमी के छाती को टच करती है। आदमी इस बात को एंजॉय करता है। ओ, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा मूड बन चुका है, तुम तो काफी फॉरवर्ड निकली। अगर यहाँ पर ही करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरियसली, था नहीं इस दुनिया में और भी कितने पीडोफाइल मिलने वाले हैं। यार कोई तो आओ, मेरी तरफ से हरामी पवट को दो थप्पड़ लगा दो। चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जहाँ ये लड़की इस आदमी की सारी बकवास सुन लेती है और कहने लग जाती है, मैं फ्यूचर में आगे जाकर पॉपुलर बनना चाहता हूँ। एक दिन मैं बड़ा स्टार बनूंगा और पैसे कमाऊंगा तो सारे लोग मुझसे प्यार करेंगे, मैं नंबर 1 बनूंगा। ये आदमी कंफ्यूज होकर पीछे हट जाता है। हाँ क्या? लड़की आगे कहने लग जाती है, शुरुआत में मुझे सभी लोग जीनियस कहते थे, सभी मेरे नाम के बारे में जानते थे। एक दिन ये सब चला गया, बात का कोई मतलब भी नहीं बनता। मेरे पास बहुत टैलेंट है, बाकी सब मेरे आगे जा रहे हैं, लोग मुझे पीछे छोड़कर जा रहे हैं। कोई और जो मैं नहीं हूँ नंबर 1 बन चुका है। लड़की स्मर्क स्माइल दिखाती है, इसे कहती है, वैसे यहाँ रुकने के लिए शुक्रिया। इस आदमी की समझ में आता है कि यहाँ पंगे लेना सही नहीं होगा। ये सारी बातें सुनकर ही वो रोने लग जाता है और वहाँ से निकलता है। ये लड़की इसे जाते हुए देखती है, तभी पीछे से जाबर आता है। इस लड़की से कहता है, तुम ऐसे किसी पर भी अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? मोमोआ पीछे ना मुड़ते हुए ही अब ऐसे कहती है, तुम लोगों ने आने में काफी देर लगा दी, वैसे भी वो मुझे हरास कर रहा था। मोमोआ, अच्छा किया तुमने उस आदमी के साथ, अच्छे से रुला दिया। ये इतनी अच्छी लड़की इसमें क्या कर रही है? ऐसा लगता है जैसा इसके पास माइंड रीडिंग की एबिलिटी है। की तरफ आए, उप्स सॉरी कह के को मनाने लग जाता है। पीछे से जोडली भी आता है, कहने लग जाता है, लगता है ये इंफॉर्मेशन ब्रोकर हमारी पहुंच से अभी भी दूर है।
काफी दूर है, हमें किसी व्हीकल की जरूरत है। ये सुनने के बाद मोमो और सामने देखती है। ये हरामी आदमी ने गाड़ी से वो जा रहा था। वह कहती है हमारे पास यहाँ पर एक गाड़ी है, काफी बढ़िया विंटेज कार थी। अब ये आदमी काफी पैसे वाला लगता है और रेडर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। ऑब्वियसली आपने अंदाजा लगा दिया होगा कि इसके साथ आगे जाकर क्या होने वाला है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रूदो को क्लीनर्स वाले कपड़े पहन लेता है। वो अपने आप को तैयार कर रहा था। बाद में यही सोचता है हमने उसे ढूंढ लिया जो कि चोकर बनाता है। आमू के चोकर के लोकेशन को ढूंढ लिया तो हम आमू को भी ढूंढ लेंगे। तो इंफॉर्मेशन ब्रोकर से ये पूछना चाहता हूँ कि उस आदमी को कहाँ ढूंढे इसने ये चोकर बनाए हैं। और जॉर्डली अपने अपने काम के लिए तैयार है। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 92 टैम्सीज डे ऑफ। चैप्टर की शुरुआत में हमें ये सीन दिखाया जाता है कि क्लीनर के हेडक्वार्टर पर हमें उसी की रूम दिखाई जाती है। यह टेबल पर उसकी जिनकी रखी गई हुई थी और उसी के ही बगल में क्लॉक था जिसमें 8 बज चुके थे। और हम देखे धीरे धीरे टैम्सी अपनी आंखें खोलता है, नींद से उठ जाता है। अपने बेड से उतरकर चप्पल वगैरह पहनकर वो बगल के टेबल पर रखे हुए रेडियो के पास जाता है। रेडियो ऑन करता है और इस रेडियो में एक अच्छा सा गाना बजने लग जाता है। अब अगले ही पल टैम्सी गाना बदल देता है और रॉक बैंड वाला म्यूजिक लगा देता है। रॉकस्टार की तरह अपने लंबे बाल हवा में घुमाते हुए उसे चिल्लाता है अरे मॉन्स्टर नरक में चले जाओ। नहीं पता ही मैं ये कैसे बोलूं, बस यहाँ पर पढ़ लीजिए प्लीज। अब इसका ये अच्छा खासा रूटीन होने के बाद टैम्सी यो बंद कर देता है। देखिए तो वो काफी देर तक अपने बाल चेहरे के सामने लेकर ही वो कुछ देर खड़ा है। फिर वो अपने बाल बना लेता है, खुशी से कहता है हाँ ये पसंद है। टैम्सी ने अपने अच्छे से बाल बना लिए हैं, अपने आप को अच्छे से तैयार कर लिया है और वो अपने रूम से निकलकर बाहर जाने के लिए एलिवेटर में जाकर रुक जाता है। शांत खड़ा ही था फिर उसे आवाज आती है यो रूदो। इंजन और रूदो थे जो कि एलिवेटर से ही कहीं जा रहे थे। इंजन रूदो से कह रहा था ये चीज ली है, ये काफी बड़ी चीज है, इसे यहाँ पर ही रख दो। तो समझाने लग जाता है नहीं ये इतनी भी बड़ी नहीं है। जिन फिर से कहता है तुम्हें लगता है ट्रैश बीच से लड़ते वक्त में इसे आसानी से हैंडल कर पाओगे? तो यस कहता है। मतलब ये दोनों अपने आप से ये बातें कर रहे थे, उनका टैम्सी पर ध्यान नहीं था। टैम्सी स्माइल करते हुए रूदो को गुड मॉर्निंग कहता है। पूछता है क्या तुम बाहर जा रहे हो? का अचानक से ध्यान टैम्सी पर जाता है और वो उसे रिटर्न में गुड मॉर्निंग कहता है और दिमाग में सोचता है मैंने तो टैम्सी को पहचाना भी नहीं। इंजन भी टैम्सी को ग्रीट करता है। अब टैम्सी ने जब उसे पूछा कि तुम बाहर जा रहे हो, रूदो बता देता है हाँ हम लोग इंफॉर्मेशन ब्रोकर से मिलकर आने वाले हैं। शायद उससे हिंट भी लेंगे कि वॉचमैन सीरीज और आमू को कहाँ से ढूंढे, कि फिलहाल तो हमारे पास इस सब के बारे में कोई भी क्लू नहीं है। अब इंजन वहाँ से दूसरी तरफ जाते हुए टैम्सी को कहता है वैसे हम लोग कुछ दिन तक बाहर जाने वाले हैं, यहाँ के हमारे वाले काम भी तुम लोगों को करने पड़ेंगे। टैम्सी कैजुअली कहता है अरे कोई बात नहीं, वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। जिन आगे बढ़ते हुए रूदो को कहता है चलो रूदो, और हाँ ये चीज हम लोग यहीं पर छोड़कर जाने वाले हैं। तो नाराज हो जाता है, इंजन के पीछे जाने लग जाता है। टैम्सी रहा रूदो को आवाज लगाता है रूदो उम्मीद करता हूँ कि तुम तुम्हारे दोस्त को जल्दी ढूंढ पाओगे। रूदो डिटरमाइंड होकर कहता है मैं उसे जरूर ढूंढ निकाल लूंगा, तुम देखना। अब हमें रिसेप्शन एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैम्सी एमियो को कह रहा था मैं बाहर टाउन में जा रहा हूँ, क्या किसी के लिए कुछ लेकर आना है। बगल में ग्रीस भी खड़ा था। एमियो यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी, वैसे ही किसी को बताती है एलएल मैगजीन का लेटेस्ट इशू लेके आ जाना। टैम्सी यहाँ कहता है तुम गंदे मैगजीन तो नहीं ना मांग रही हो। वो कहती है क्या? यहाँ ग्रीस भी टैम्सी से कहता है वैसे मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें बाहर छोड़कर आ सकता हूँ। तो टैम्सी ग्रीस को बताता है नहीं ठीक है, मैं कुछ अलग ट्राई करना चाहता हूँ। इधर हम देखे तो टैम्सी ने स्केटिंग के शूज निकालता है, ऐसे ही स्केटिंग करते हुए मार्केट चले जाता है। ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ये बंदा इतनी बढ़िया स्केटिंग करता है। मार्केट में आने के बाद एक गली से जाते वक्त एक कोने में उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि लड़ाई कर रहे हैं। टैम्सी उनकी तरफ देखता है, स्माइल करते हुए वहीं से चले जाता है। मुझे लगा था वो उसकी जाकर मदद करेगा, ये तो आगे चला गया। टैम्सी आगे बढ़ता है और बुक स्टोर पर रुककर एमियो के लिए उसकी मैगजीन लेता है। उन मैगजीन को बैग में ले लेता है और तभी उसकी नजर बुक स्टोर के बगल के एक केक शॉप पर जाती है। टैम्सी एक बढ़िया सा केक देखता है, इसे देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है केक, ये तो बढ़िया आइडिया है। अगली सीन में हमें शहर के बाहर एक बड़े से डोम को दिखाया जाता है। इस डोम में टैम्सी नीचे उतरकर जा रहा था और ये वैसे ही जेल वाली जगह है जहाँ पर हमें आमू को दिखाया गया था। यहाँ जाते वक्त टैम्सी अपने बाल जो उसने अच्छे से बांध कर रखे थे वो छोड़ देता है। वो किसी जेल के सामने आता है, कहता है ओह मैन ये रोलर स्केटिंग करना कितना मुश्किल होता है, पर फिर भी मुझे ये करने में बहुत मजा आया। पर कितनी बुरी बात है, मुझे कोई ऐसा ऊपर करने नहीं देता। टैम्सी इन सलाखों के सामने ही बैठ जाता है। अब इस इमेज में देखे टैम्सी सलाखों के सामने बैठा हुआ है और आमू से जंजीरों में बांध कर रखा हुआ है। आमू उससे पूछती है मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? इसका मतलब टैम्सी ने आमू को किडनैप कर दिया है, पर क्यों? आस्तीन के सांप धोखेबाज कही के, पर इसने ऐसा क्यों किया? अरे क्लीनर्स तुम पर कितना भरोसा करते हैं टैम्सी, सच कहा था भुवन बाब ने। वाले को भोसड़ी वाला बन के भसूड़ी फैलाने में देर नहीं लगती। तो
चैप्टर की तरफ आते हैं। एमसी अमुक को बताने लग जाता है, अगर मैं तुमसे सच कहूँ फिलहाल मैं बस नजर रख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर और थोड़ी देर रहना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए ये लाया है। यही चाहती थी ना केक? आमू सर उठाकर डेम्सी की तरफ देखती है। डेम्सी के सामने किसी साइकोपैथ की तरह बनाकर मुंह के लिए लाया गया केक खुद खा लेता है। डेम्सी हरामी कही के अब खाने तो देता उसे, बेशरम बस उसका मजाक उड़ा रहा है। वो इस पर गुस्सा हो जाती है और डेम्सी को पूरा खाकर कहता है कि केक तो काफी अमेजिंग था, लगता है मैं कल और भी लेकर आऊंगा। और केक खाकर उसका रैपर वो वहीं पर फेंक देता है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? चैप्टर 99 में हम लोगों को अमू को दिखाया गया था किसी फिगर पर चिल्लाकर ये सारी बातें कर रही थी, उसे जाने देने के लिए कह रही थी। इस फिगर को देख के भी इसके ये लंबे बाल है, अमू यहाँ पर चिल्लाती भी है कि मुझे केक खाना है। अब ये डेम्सी वहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हुए उसके सामने केक खा रहा था। मुझे तो बस इस अमू के लिए इसमें बहुत बुरा लगने लगा है, लड़की की किस्मत ही खराब है। तो ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 93 कुरो द इंफॉर्मेशन ब्रोकर। की शुरुआत में हमें क्लीनर की गाड़ी को दिखाया जाता है, मतलब हमारे सारे क्लीनर इंफॉर्मेशन ब्रोकर के पास जा रहे हैं। काफी लंबा रास्ता है। गाड़ी के अंदर हम देखे तो इंजन ग्रीस जो कि गाड़ी चला रहा था उससे बातें कर रहा था। तो बॉस के इंफॉर्मेशन ब्रोकर से बात हुई। तुम जानते हो उस इंफॉर्मेशन ब्रोकर ने हमें उसका डिटेल में एड्रेस बताया, हम उसे कहाँ पर ढूंढे। तो तुम लोग यही सोच रहे होगे ना कि तुम और फॉलो हमारे साथ क्यों आ रहे हो। इंजन एकदम पागल की तरह चिल्लाते हुए कहता है कि कार से वहाँ पर जाने में 2 दिन लगते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली इस दुनिया के आखिर तक जाने वाले हैं। अगर हमने अदला बदली करके ड्राइविंग नहीं की मैं तो मर ही जाऊंगा। तो ग्रीस भी कहने लग जाता है, इंजन रूदो को इंफॉर्मेशन ब्रोकर के पास लेकर जाने का आइडिया तुम्हारा था, तो इस जर्नी के बारे में रोना बंद कर दो। तो इंजन चुपचाप सॉरी कह देता है। फिर से समझाने लग जाता है, तुम थोड़ी देर सो क्यों नहीं लेता है, उससे तुम थोड़ा शांत भी हो जाओगे। इंजन पीछे पॉइंट करता है। इस पीछे मुड़कर देखता है, ओ देखे तो यहाँ पर पीछे बैठा था फू। ये बड़ी से स्माइल करते हुए ही सभी की सारी बातें सुन रहा था। तो हमें ये शांत लगता है, फिर ये पैनिक हो जाता है, अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमाने लग जाता है। तो इसे देखकर ग्रीस पूछता है, क्या तुम्हें ये ठीक लग रहा है कि हम लोग इस मिशन पर एक एक्स रेडर को लेकर जा रहे हैं? इंजन ग्रीस को बताता है, मैं उस पर नजर रख रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर सकता और मैंने उसके चोकर को भी अपने पास ले लिया है, तो वो हमारे लोकेशन के बारे में उन रेडर्स को कुछ नहीं बता पाएगा। ये यहाँ पर कहती है, तुम्हें इस बात की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी इस पर नजर रखूंगी। और वो सीरियस होकर फू के पास जाती है और उसे डेथ स्टेयर देते हुए कहती है, माय डियर एक्स रेडर। फू डर जाता है और इंजन कहता है, तो मैं डेफिनेटली नहीं सोने वाला। फिर हम रूदो को देखे जो कि किसी मैप में देखे जा रहा था और वो कहता है, इसमें इस कुरो इंफॉर्मेशन ब्रोकर के लोकेशन को देख रहा था। गाइस यहाँ इसी बगल में ही एक नो मैन लैंड भी है, का ये जंगल ही नो मैन लैंड है। क्या हम वहाँ पर जाकर वहाँ पर कोई ट्रैश भी साफ करने वाले हैं फिर से? तो फॉलो रूदो के पास आता है, उसे कहता है, यहाँ पर तुम्हें भले ही पास लग रहा हूँ, असल में ये नो मैन लैंड उस लोकेशन से काफी दूर है, वहाँ पर जाने में बहुत लंबा हाईवे लगने वाला है। हमारी उस ब्रोकर को मिलने की जगह इस पॉल्यूटेड जोन से काफी दूर है। मुझे लगता है कि किसी ट्रस्ट बेस से हमें मिलने के चांसेस काफी कम है। इंजन भी इनके बातों में बताता है, उस इंफॉर्मेशन ब्रोकर ने बताया था कि वो जहाँ पर होगा वहाँ पर वो फ्लैग लगा कर रखने वाला है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। इस बिल्डिंग के बगल में ये लोग कार लगा लेते हैं। इस बिल्डिंग के ऊपर हमें काले झंडे को दिखाया जाता है। हमारी टीम कार से बाहर निकलकर इस झंडे को देखते हैं। इंजन कहता है, ये रहा झंडा, इसका मतलब इंफॉर्मेशन ब्रोकर इस बिल्डिंग के ऊपर है। तो सभी ऊपर चलते हैं। सभी बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लग जाते हैं। यह चढ़ते वक्त रूदो इंफॉर्मेशन ब्रोकर के बारे में सोचे जा रहा था, जहाँ पर क्लीनर्स में सभी उसे अलग अलग ओपिनियन बताते हैं। यहाँ से मियो अपने मैगजीन्स पढ़ते हुए ही को बताती है, इंफॉर्मेशन ब्रोकर मैंने सुना है काफी सेंट्रिक इंसान है। टॉमी थोड़ा डर कर ही रूदो को कहती है, मैंने उसके बारे में ये सुना है कि अगर तुमने उसे ऑफेंड कर दिया वो तुम्हें ट्रैश बीज को खिला देगा। और कॉर्वस को जाते हुए को बताता है, याद रखना तुम्हें बस उससे एक ही सवाल पूछना है। वो काफी डिटरमाइन होकर ही आगे बढ़ रहा था। वो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बल करने लग जाता है। मुझे बताओ कि जिस इंसान ने चोकर बनाए हैं मैं उसे कहाँ ढूंढूं? प्लीज मुझे बताओ कि उस इंसान को कहाँ ढूंढूं जिसने ये चोकर बनाए हैं। प्लीज मुझे बताओ उस इंसान को कहाँ ढूंढूं जिसने ये चोकर बनाए हैं। रूदो के जोर से कहते हुए ही बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़े जा रहा था और सभी आखिर में बिल्डिंग के टॉप पर आ जाते हैं। रूदो दरवाजा खोलता है, टेरेस पर आता है, देखता है कि उसके सामने एक सोफा है, वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। देर तक हमें बस रूदो के दिल की धड़कन जोर जोर से चल रही है ये दिखाया जाता है। तो आगे बढ़ता है और तभी ये आदमी यानी कि इंफॉर्मेशन ब्रोकर अपनी जगह से उठकर खुशी से गाते हुए ही रूदो से कहता है, ऑफिस में तुम्हारा स्वागत है, ने तुम्हारा इतना इंतजार किया, मेरे इस फैट ने में ही घर बना दिया। देखकर रूदो एकदम से शॉक हो जाता है, मतलब ये क्या? रियो इसे देखकर काफी खुश हो जाती है, हमेशा की तरह अपने मूड में कहती है, मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था।
अब किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इन लोगों की तरह मुझे भी लगा था कि ये इन्फॉर्मेशन ब्रोकर सीरियस बुड्ढा वगैरह होगा, फिर कोई चालाक लोमड़ी जैसा आदमी। ये तो एक हैप्पी बिग गाय निकला। वेट, इसके हाथ का क्या हुआ है? लग रहा है जैसे उसकी उंगलियां नहीं है। ये कूरो कहने लग जाता है, देखो ये यहाँ पर है। कूरो इससे पूछता है, क्या तुम कूरो द इन्फॉर्मेशन ब्रोकर हो? कूरो अपने तरफ हाथ करता है और कहता है, देखो ये यहीं पर है। और अपने चेहरे पर हाथ रखकर को चुप रहने के लिए कहता है। तुमसे भागकर ही रूदो की तरफ आता है। क्लीनर की टीम को देखकर के एक एक करके नाम लेने लग जाता है। रूदो द स्पेरियट, फोलो, रियो, ग्रीस, एक्सरेडर फू, इंजिन, जिसे अपने असली नाम से नफरत है। हमें ये तो पता था कि इंजिन को इंजिन ये नाम किसी और ने दिया है, असली नाम कुछ और है। यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि इंजिन अपने असली नाम से बहुत नफरत करता है। पूरा थोड़ी देर रुक जाता है, अब रूदो से फिर से बातें करने लग जाता है। वैसे अभी देखा जाए, हमने कैनवा टाउन के मुरल में फिलहाल बहुत मदद की है ना? तो ग्राउंड पर काम कैसे करते हैं इसके बारे में तुम धीरे धीरे जानने लग गए हो। समझ में आ गया, पूरी तरह से कंफ्यूज। और वो थोड़ा पीछे हट जाता है। ऑगी कहता है, रेमलिन तो बहुत खुश हो गई होगी, उसने तुम्हें थैंक यू के तौर पर कुछ दिया? यहाँ पर कंफ्यूज, थैंक यू? हाँ, तुम्हारे दोस्त ने बताया था ना कि तुम्हें एटीट्यूड के तौर पर वो कुछ भेजेगी। हाँ, ये सारी बातें सुनकर उसका तो ऐसा दिमाग चकराने लग जाता है। क्या बोली ये भी समझ में नहीं आता। तो उसकी हालत देखकर कहता है, तो और भी कंफ्यूज हो गया है। तो अपना ओपिनियन रखती है, ये हमारे बारे में इतना सब कुछ जानता है, मुझे लगता है ये कोई गिवर है। क्रीज कहता है, ऐसा लग तो नहीं रहा, ये कोई पावर यूज कर रहा है, ऐसा तो नहीं दिख रहा। और यहाँ पर इंजिन पूरे गुस्से से ही कहता है, ये सन ऑफ ट्रैश बिस्ट की हिम्मत भी कैसी हुई मेरे असली नाम के बारे में बात करने की। इधर हम देखे रूदो जैसे अपनी बातें कहने लग जाता है, तुम सच में सबके बारे में जानते हो है ना? गुरु कहता है, नहीं, मैं हमेशा मुझे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसको जानने के लिए मेहनत करता हूँ। मैं इतना भी इगोइस्ट नहीं हूँ, सब कुछ जानना चाहूँगा। मैं बस इस एरिया में रहना चाहता हूँ, इतना ही है। इसलिए अगर कोई मेरा प्रोडक्ट खरीदता है तो उसे भी उस प्रोडक्ट के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हें भी। तो तुम मेरा प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे? वो काफी सीरियसली कूरो के तरफ देखता है। अभी पीछे से रियो कूरो से कहती है, मैं बस यहाँ पर तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, तुमने अपनी उंगलियाँ पूरी तरह से ग्लव्स में क्यों नहीं डाली हुई है? तभी रूदो सीरियस होकर इंफॉर्मेशन ब्रोकर से पूछता है, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, क्या तुम प्लीज मुझे उस इंसान के लोकेशन के बारे में बताओ जिसने चोकर्स बनाए हैं? क्योंकि बातें पूरी हो उससे पहले ही कूरो राइट कहता है, पीछे मुड़ जाता है। कूरो आगे बढ़ता है, इस बड़े से टेरेस की दीवार पर चढ़ जाता है। लोगों को कहता है, अगर तुम लोग मुझे पकड़ पाए तो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो पहले तो कूरो को दीवार पर चढ़ता देख सभी एकदम से शॉक हो जाते हैं। तो कूरो की तरफ देख रहा था, अगले ही पल कूरो नीचे जंप लगा देता है। तो कितना समझ में नहीं आता, काफी देर से रिएक्ट करता है। हाँ, वो पैनिक होकर की तरफ भागता है, संभाल कर इस टेरेस के कॉर्नर में आता है और ऊपर से देखता है कूरो आराम से लैंड कर गया है। वो वही से रूदो को चिल्लाकर कहता है, चलो हमारा एक्सट्रीम टैग का ये खेल शुरू करते हैं। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 94 ऑन योर मार्क। चैप्टर शुरू होता है रूदो से, क्योंकि बस शॉक होकर नीचे जंप लगाए हुए कूरो की तरफ देखे जा रहा था। उसे तो बहुत देर तक ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। और बाकी की क्लीनर टीम भी उसके पास दौड़ कर आ जाती है। देखे कूरो को, जो कि काफी स्मग स्माइल कर रहा है। वो लंबे से हाईवे पर खड़ा है। रूदो कूरो की तरफ देखे जा रहा था। इंजिन वहाँ पर आता है और सासुके की तरह गहरी सोच वाली पोजीशन लेकर काफी सीरियसली कहता है, ओ नो, वो इंफॉर्मेशन के लिए जो प्राइस मांग रहा है वो है। कूरो लोगों को देखकर स्मोक स्माइल करता है और खुद कहता है, हाईवे पर टैग का गेम। कूरो जोर से सीटी बजाता है। हम देखे तो घोड़ों की टापों की आवाज आ रही है। देखे तो ये जानवर घोड़ों जैसे ही दिखते थे और कुछ अलग थे। ये जानवर के कहते ही एकदम से फरारी की तरह ड्रिप मारते हुए कूरो के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखे कूरो का पूरा घोड़े का टांगा। ये अलग दिखने वाले जानवर घोड़े ही है। तो इन अलग जानवरों को देखे जा रहा था। कूरो यहाँ पर कहता है, मैं बेट लगाता हूँ तुमने ऐसे घोड़ों को पहले कभी नहीं देखा होगा, है ना रूदो? ये ग्राउंड हॉर्स है। ग्राउंड के पोल्यूशन और इन्वायरमेंट की वजह से इनका ऐसा म्यूटेशन हो चुका है। इनकी स्ट्रेंथ और टफनेस ट्रैफिकर्स को बहुत पसंद आती है। इनके ये अलग पैर कचरे के माउंटर पर ये लोग आराम से चढ़ सकते हैं। वो अपने टांगे पर बैठ जाता है और बड़ा सा हंसते हुए कहता है, नाउ माय डियर क्लीनर्स, वो लोग आ रहे हैं, तो क्या तुम लोग मुझे उन लोगों से पहले पकड़ पाओगे? और कूरो अपने घोड़ों को भागने की कमांड देता है। कूरो का ये टांगा हवे पर दौड़ने लग जाता है। नर और रूदो कूरो को जाते हुए देखते रह जाते हैं। लोग पूरी तरह से कंफ्यूज। तभी क्लीनर बिल्डिंग से निकलकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठते हुए इंजन कहता है, ये स्कैमर लोगों के साथ बस खेल रहा है। रियो पीछे से कहती है, हाईवे पोल्यूशन जोन में आता है और वो हमें नो मैन लैंड में लेकर जा रहा है। इंजन कहता है, और उस नो मैन लैंड में बहुत बुरी चीज है, तो उस जगह जाने से पहले ही हमें उस कूरो को पकड़ना होगा। यहाँ पर पूछता है, कूरो ने अभी कहा कि वो लोग आ रहे हैं। यहाँ इंजन काफी सीरियसली ग्रीस से कहता है, ग्रीस थोड़ी सीरियस ड्राइविंग का टाइम आ चुका है।
ग्रीस ये बात शांति से सुन लेता है। हमें यहाँ पर शांत हाईवे को दिखाया जाता है और अगली ही पल दीवार का दरवाजा तोड़कर ही कार की गाड़ी हाईवे पर आ जाती है। देखे तो ग्रीस आंखों में चमक लेकर एंजॉय करते हुए गाड़ी चलाने लग जाता है। इंजन भी ग्रीस के ड्राइविंग से एक्साइट होकर प्रेस करता है, लव इट डेविल ग्रीस पेडल टू मेडल। तो ग्रीस भी फुल स्पीड में गाड़ी भगाने लग जाता है। गाड़ी के अंदर हर कोई अपने आप को बस संभाल रहा था। फॉलो अपनी भी संभालते हुए कहता है, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था ग्रीस इतनी खतरनाक गाड़ी चलाता है। तू काफी डर जाता है, कहती है, पर अब हम लोग उस हरामी को पकड़ सकते हैं। तू की बात सुनकर इंजन कहता है, इस बात पर इतना श्योर नहीं हूँ। इन गाड़ी के बाहर देखता है नर्स की गाड़ी हाईवे पर आगे बढ़ रही थी और रूदो की नजर एक टूटी हुई बिल्डिंग के टेरेस पर जाती है। वहाँ पर उसे कोई मूव करती हुई चीज दिखती है। रूदो खिड़की से उस चीज को देखने लग जाता है। देखिए तो हाईवे पर एक चीता आ गया है जो कि इन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा था और वो चीता जोर से धाड़ लगाता है। हम देखे तो ये कोई बेस्ट है कि चीते की तरह दिखता है। देखकर रूदो शॉक इस चीते को ठीक से देखने के लिए खिड़की से भी बाहर निकलकर इस चीते को देखने लग जाता है। दिखाई देता है उस ट्रैश बिस्ट चीते के पीछे और भी बहुत सारे ट्रैश बिस्ट चीते आए हैं। और अगली इमेज में हम देखें तो हर तरफ से क्लीनर्स पर हमला करने के लिए ये ट्रैश बिस्ट आ चुके हैं। रूदो चिल्लाता है, ये बुरी बात है, हम पर ट्रैश बिस्ट का हमला हुआ है। लोग बहुत फास्ट है, वो लोग बहुत फास्ट है, वो लोग हमें पकड़ लेंगे। देखे तो फू यहाँ पर पूरी तरह से पैनिक हो जाता है। गाड़ी के अंदर हम देखे तो इंजन सबसे कहता है, अटेंशन एवरीबॉडी, हम लोग पोल्यूशन जोन में एंटर कर रहे हैं। हमारी खुद की सेफ्टी के लिए मैं चाहूंगा कि तुम लोग मास्क लगा लो। अब मैं कार के बाहर जा रहा हूँ तो हम लोग साथ मिलकर इस सब का सामना करेंगे। वो एकदम सरप्राइज होकर ही सभी क्लीनर्स को देख रहा था। इस इमेज में हम देखे इंजन गाड़ी के छत पर चढ़ जाता है। इंजन सीरियसली कहता है, मैं जानता हूँ कि हम सभी मूव कर रहे हैं पर यहाँ पर अभी क्लीनिंग का टाइम हो चुका है। और इस फुल इमेज में हम देखे गाड़ी के छत पर यहाँ पीछे इंजन अपने अम्ब्रेला को एक्टिव करता है। वो भी बाहर निकाल कर अपने रीपर को एक्टिव करती है। रूदो भी अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर लेता है और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 95 हाय देयर। ये चैप्टर शुरू होता है कुरो और क्लीनर्स के चेस से ही। यहाँ पर ये चीते वाले ट्रैश बिस्ट के भी पीछे पड़ जाते हैं। कुरो इन्हें कहता है, नो ये नहीं, प्लीज शू शू, कोई गिवर नहीं हो, तुम जानवर पीछे हट जाओ। भी उसकी नजर क्लीनर की गाड़ी पर जाती है तो खुश होकर कहता है, ओ माय माय, वो लोग जरूर ही ट्रैश बिस्ट एक्सटर्मिनेटर है। इनका नाम बस ऐसे शो के लिए नहीं है। इधर हम देखिए क्लीनर की गाड़ी पर सभी तरफ से इन ट्रैश बिस्ट का हमला हो चुका है। ट्रैश बिस्ट के बीच में से इंजन की अम्ब्रेला बाहर निकलती है। इंजन एक ही वार में अपने ऊपर के इन सारे ट्रैश बिस्ट को हमसे खत्म कर देता है, एकदम आसमान में ही उड़ा देता है। कुरिया कहता है, तो तुम्हारा नाम बस शो के लिए नहीं है ना माय डियर क्लीनर्स। इस इमेज में हम देखे कि इंजन ने बहुत सारे इन ट्रैश बिस्ट हवा में उड़ा दिया है। फिर भी इनके पीछे और भी बहुत सारे ट्रैश बिस्ट आ रहे हैं और एक ट्रैश बिस्ट भागते भागते क्लीनर की गाड़ी के अंदर ही पहुंच जाता है और वो अपना मुंह खोल के गाड़ी पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर आ जाता है रियू का रिपर जो कि ट्रैश बिस्ट का सर उड़ा देती है। यहाँ पर रियू तरह से इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए लोगों को फिस फिस करके अपने पास बुलाती है। तब ऑब्वियसली ट्रैश बिस्ट में चीते जैसे ही लग रहे हैं। वैसे देखा जाए तो चीता बिल्ली की खानदान से आता है। तो रियू के फिस फिस करने से ट्रैश बिस्ट और भी गुस्सा हो जाते हैं, उस पर हमला करने के लिए जंप लगा देते हैं। तो रियू फिर से अपने आप को घुमाते हुए सारे ट्रैश बिस्ट को काट कर साफ कर देती है। वो ये मूव देखो यार, कितनी कूल है रियू। यहाँ पर गाड़ी पर सभी ट्रैश बिस्ट को साफ कर रहे थे तो उन ट्रैश बिस्ट के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। यहाँ कुरो इन लोगों को देखकर कहता है, तो मुझे पकड़ते हुए ये लोग ट्रैश बिस्ट भी साफ कर रहे हैं। इंजन फ्रंट में खड़ा है, यू विंग की तरफ है, रूदो हम लोगों को दिखाया जाता है रूदो पीछे की तरफ है जहाँ पर सारे मॉन्स्टर क्लीनर की गाड़ी का पीछा करते हुए हमें साफ दिखाई दे रहा है। अब रूदो यहाँ पर इन सभी कंडीशन के बारे में सोचता है। इन लोगों को भी मेरी मदद करने के लिए पे करना पड़ रहा है। मैं इस फाइट को अभी खत्म कर दूंगा। मुझे रेमलिन से कैनवस टाउन में कुछ मिला है। देखे तो रेमलिन यहाँ पर एक ब्रश रूदो को देती है। कहता है, ये ब्रश जिसमें अभी इंक नहीं है तो उसका अभी यूज नहीं हो सकता। रूदो ये ब्रश निकालता है, अपनी पावर का एक्टिव करते हुए कहता है, तो मैं इसे अब यूज करने वाला हूँ। राम देख के तो रूदो ब्रश से इंक ड्रॉप करता है। ट्रैश बिस्ट भागते हुए इस इंक पर आते हैं और इधर हम देखे जिस पुल से क्लीनर्स की गाड़ी जा रही थी उस पुल पर तरफ एकदम से बड़े बड़े कांटे आ जाते हैं। देखकर कुरो चिल्लाता है, ओह माय गुडनेस। तो इस पर यकीन भी नहीं हो रहा क्योंकि हम देखे तो इन कांटों में एक ट्रैश बिस्ट पूरी तरह से फंस जाते हैं। मतलब ये कांटे पूरी तरह से इन ट्रैश बिस्ट के बॉडी के अंदर घुस चुके हैं। ट्रैश बिस्ट टूट कर बिखर रहे हैं। कुरो रूदो की पावर देखकर कहता है, रूदो की पावर की प्रेसिशन ये जितनी जानकारी मिली है ये तो कहीं ज्यादा है। ने उस ब्रश में बहुत जो इंक बची थी वो बाहर निकाली, इस इंक को स्पाई ट्रैप में बदल दिया। रूदो की ये पावर गाड़ी में बैठकर फॉलो देख रहा था। वो कहता है, क्या तुम जानते हो मैंने अभी अभी इसे नोटिस किया पर ये इतना भी ठीक नहीं है कि रूदो इन सुपर स्ट्रॉन्ग पावर को इतने आसानी से यूज कर रहा है। इस यहाँ पर गाड़ी चला दे कहता है, फॉलो कंसंट्रेट करो, तुम्हारा काम पावर को प्रोटेक्ट करना है, याद आया। कि ये पावर देखकर इंजन भी को कहता है,
लगता है कैनवस टाउन वाले एक्सपीरियंस ने हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाने में बहुत मदद की है। तो रुदो यहाँ इंजन को बताता है, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना स्ट्रांग निकलेगा। ग्रीस के साथ भी हुआ था। रुदो ग्रीस के उस चाम के बारे में बात कराए। मुझे लगता है जो चीजें मुझे दूसरों ने दी हुई है मैं उन चीजों से ज्यादा पावर निकाल सकता हूँ। मतलब यहाँ पर रुदो को ये समझ में आता है उसकी पावर टूटी हुई चीजें या फिर चीजें जिनका अब इस्तेमाल नहीं हो सकता का पूरी तरह से यूज निकालना होता है। इन्हें वो पावर देता है, वेपनाइज करता है। ऐसा चीजों के अलावा जो चीजें किसी ने उसे यूज करके दी हुई हो उन चीजों से जरूर तो ज्यादा पावर निकाल सकता है। तो ये बात सुनने के बाद द इंजन अपने अम्ब्रेला को फिर से स्विंग करता है, एक ट्रैश भी उसको साफ कर देता है और कहता है मुझे ये जानकर खुशी हुई तू भी आप कहती है अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे हो सकता है नो मैन लैंड पहुंचने से पहले हम लोग उस इन्फॉर्मेशन ब्रोकर को पकड़ पाए। तो इंजन यहाँ पर यू से कहता है चुप हो जाओ, ऐसी बात भी मत करना वरना हमें नजर लग जाएगी। इधर गाड़ी में हम देखे तो फू आराम से शांति से बैठा हुआ था, तो एकदम से चिल कर रहा था। ये अपनी डॉल निकालता है, इस डॉल से कहता है मुझे रेडर्स पसंद है पर उससे भी ज्यादा ये क्लीनर्स कितने कूल है ना। आगे जाकर वो और क्लीनर हाईवे के एक छोर से मुड़ जाते हैं। अगर हम देखे तो फू गाड़ी में स्माइल करते हुए बैठा है और अगले ही पल उसके बगल में और कोई गाड़ी लेकर आ जाता है। ये थी मोमोआ, यानी कि रेडर्स यहाँ पर आ चुके हैं। की खिड़की से उनकी तरफ देखता है, उसे दिखाई देता है यहाँ पर जॉडली। वहीं पर हमें दिखाया जाता है जाबर जो कि चलती गाड़ी पर रहकर सभी को कहता है हाय देयर। सभी रेडर शॉक होकर इन लोगों की तरफ देखने लग जाते हैं। इंजीनियरी और रुदो लोगरी पैनिक हो जाते हैं, ये क्या मुसीबत आ गई। और इधर ये जाबर अपने स्टाइल में सभी को कहने लग जाता है ये क्या है। तो लगता है ये क्लीनर के लिए नहीं है। ओ मैन, तो तुम मुझे ये बताना चाहते हो अब ये लड़ाई कौन इन्फॉर्मेशन ब्रोकर को सबसे पहले पकड़ेगा इसलिए होने वाली है। ये क्या चेहरा बनाया यार जाबर तूने। इधर हम देखे जॉडली ये तो डेड स्टेयर देखकर फू की तरफ ही देख रहा था और कहता है मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है ना फू। फू को देखकर जाबर भी चिल्लाता है अरे ये क्या ये फू है। मुझे ये मत कहना तुम अपना जहाज डूबते हुए देखकर दूसरे की जहाज पर चढ़ गए, ऐसी ही बात है तो ठीक है। इधर हम देखे तो फू रेडर्स को देखकर पूरी तरह से पैनिक हो जाता है, एकदम जोर से चिल्लाता है मेरी कोई मदद करो। और ये फू की जोर की आवाज सुनकर कुरु यहाँ पर कहता है ओ ये लोग ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। अब मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।